हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों को मारा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी और प्रदेश सरकार भी हरियाणा के हकों की पैरवी करने के लिए कुछ कर नहीं रही। हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार हरियाणा वासियों के हकों की बात आती है तो गूंगी हो जाती है। लगातार हरियाणा के हकों की बातें उठाई हैं और आगे भी हम ये उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे हरियाणा के हकों के लिए, हरियाणा वासियों के हकों के लिए लड़ेंगे। 2022 के कॉमनवेल्थ खेल की आपको बात बताता हूं। जो देश के मेडल आए उन मेडल्स में से 23 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। पहचान आपके खिलाड़ियों की बनी हो तो कम से कम देश की सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य ये है कि ये लगातार हरियाणा के हकों पे डाका मारा जा रहा है। आपको पता है खेलो इंडिया के अंदर भी 3,500 करोड़ का जो खेलो इंडिया का बजट रखा गया है उसमें एक तरफ तो देश में सबसे ज्यादा 600 करोड़ गुजरात के बाटे आया और हरियाणा के बाटे खेलो इंडिया के बजट देश के 28 प्रदेशों में सबसे कम 28वें नंबर पर मात्र 80 करोड़ आए। सभी हमारे पत्रकार साथी जो आज आए इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और नए साल की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए, ऐसी हमारी सबकी शुभकामनाएं। एक बार आवाज का देखना भाई, ठीक है? अब थोड़ी बेटर है क्या है? देखो मेरे ख्याल उधर सुनवाने जरूरी है, हम तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, अगली बार बढ़िया माइक का सिस्टम आपको मिलेगा। ये भी हमारा न्यू ईयर पे आपने हाँ, नए साल पे धन्यवाद आपका। अच्छा ठीक, चलो अगली बार फिर कर देना। ये क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ, अगली बार आपसे कराएंगे। चलो आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाल के हमारी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप लोग आए हैं। हमारे बीच में उपस्थित सभी आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, सम्मानित नेतागण, आज जो बात आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों के बीच में हम रखना चाहते हैं वो हरियाणा प्रदेश के हकों से जुड़ी हुई है। भाजपा सरकार आई है, लगातार हरियाणा के हकों को मारने का काम हो रहा है। चौतरफा हमला हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों को मारा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी और प्रदेश सरकार भी हरियाणा के हकों की पैरवी करने के लिए कुछ कर नहीं रही। आप देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार जब और हरियाणा वासियों के हकों की बात आती है तो गूंगी हो जाती है। शायद अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए गूंगी हो जाती है या उनके दबाव से गूंगी हो जाती है, उनके डर से गूंगी हो जाती है, लेकिन हरियाणा के हकों पे और प्रहार हम होने नहीं देंगे, हम गूंगे नहीं रहेंगे। सारे हमारे साथियों ने, हमने लगातार हरियाणा के हकों की बातें उठाई हैं और आगे भी हम ये उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे हरियाणा के हकों के लिए, हरियाणा वासियों के हकों के लिए लड़ेंगे। मैं 5 उदाहरण, बाकी सारे आपके पास सामने पहले ही हैं क्या किस तरीके से हरियाणा
के हकों को मारा जा रहा है। मगर 5 उदाहरण मैं आपके बीच में दूंगा और इसमें भी कोई दो राय नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं कभी तो कहते हैं कि बिहार से उनका बड़ा गहरा नाता है, कभी पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के हितों की जब बात आती है तो वो भी मौन धारण कर लेते हैं। बड़े दुख की बात है। पहला उदाहरण आपको सबको पता है, पानी को लेकर और राजधानी को लेकर कितना हमारे हकों का हनन किया जा रहा है। SYL की सारी बात बाद में मैं थोड़ा खोल के विस्तार से बताऊंगा। SYL का फैसला हमारे हक में है, उसका तो आगे कोई काम बढ़ाया नहीं, केंद्र सरकार से कोई पैरवी करी नहीं गई, समय भी नहीं लिया गया प्रधानमंत्री जी से मिलने जब से ये फैसला आया है। ऊपर से पंजाब ने भाखड़ा का पानी भी हमारा जब आधा कर दिया तो सेंटर में जाके पैरवी नहीं करी हरियाणा किसी भाजपा के नेता ने। हम ही सांसद गए थे बात उठाने। राजधानी का आपको पता है, चंडीगढ़ में आपकी विधानसभा बनने की जगह तक भी सरकार ने प्रस्ताव, अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। आप अपनी विधानसभा भी नहीं बना सकते चंडीगढ़ में, तो राजधानी और पानी का तो आपको पता ही है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े राष्ट्रीय महत्व के और हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक एक करके हरियाणा से बाहर चला गया पिछले 11-12 साल से। और इन 11-12 साल में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 12 साल हो गए, हरियाणा से बाहर चले गए। दुख की बात है कि हरियाणा के किसी भाजपा नेता ने यह तक नहीं कहा कि भाई ये गलत हुआ। एयरपोर्ट जो महम में आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो नोएडा में चला गया। रेल कोच फैक्ट्री जो सोनीपत में आनी थी, वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस में चली गई। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में आनी थी, बिनोला गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में 2020 में वहां बनाई जा रही है, डिफेंस यूनिवर्सिटी वहां चली गई। हमारे समय 88 किलोमीटर मेट्रो बनी थी हरियाणा में। जब से सरकार आई है 12 साल से 1 इंच भी मेट्रो केंद्र सरकार से कोई आया नहीं। एकमात्र दूरदर्शन का जो केंद्र था हिसार में, वो बंद हो गया। तो सारे जो राष्ट्रीय महत्व के, वो भी हमारे संस्कृति को बचाने महत्वपूर्ण बात थी, वो सारे चले गए। और एम्स बाड़सा के अंदर बहुत से कुछ 10 राष्ट्रीय संस्थान आने थे झज्जर में, वो 12 साल से ठंडे बस्ते में चले गए। तो राष्ट्रीय महत्व की सारी प्रोजेक्ट्स हरियाणा से स्थानांतरण कर दिया गया और यहाँ की भाजपा सरकार ने हरियाणा के हितों को, रक्षा छोड़ो उसके लिए एक शब्द तक नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। ऐसे ही नौकरियों की बात, ये मैं और जब अभी 5 उदाहरण दे रहा हूं, फिर मैं 2-3 पेज पे खोल के आपसे सारी बात करूंगा। नौकरियों की बात, ग्रुप ए और ग्रुप बी HPSC के माध्यम से जो नौकरियां लग रही है हरियाणा में, आप वो देख रहे हैं, ज्यादातर बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक लिस्ट आती है, बाहर के बच्चे लगते हैं। यहां तक कि HPSC के चेयरमैन भी बाहर के लगे हुए हैं। 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई हरियाणा में ऐसा कोई नागरिक हरियाणा का नहीं मिला, ऐसा कोई हरियाणा वासी नहीं मिला इस भाजपा सरकार को जिसकी ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो HPSC के चेयरमैन लग जाएं। आप अंदाजा लगाओ, UPSC के चेयरमैन और UPSC के सदस्य तक हरियाणा के लोग रहे हैं, मगर HPSC में कोई इतना काबिल नहीं मिल पाया। आप अंदाजा लगाइए, मैं खोल के भी बताऊंगा, बाहर के बच्चे लग रहे। और इस विषय पर एक भाजपा के नेता का आज तक कोई बयान नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। इसी तरीके से आपको याद होगा, मैंने पहले भी टैक्स की बात करी थी कि देश में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हरियाणा से, देश की 7% GST हरियाणा से आती है, देश में सबसे ज्यादा। और इस लोकसभा सत्र में यह भी बात आई कि देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन भी हाईवे से हरियाणा से हो रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हरियाणा से, देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से। और
उसके अवज में जो बजट आवंटन होता है वो हरियाणा में जो सबसे कम देश में है, उनमें से बजट आवंटन हरियाणा में किया जा रहा है। जो केंद्र की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इस बारे में भी आपसे मैं थोड़ा सा खोल के बताऊंगा अभी। और पांचवा उदाहरण खेल, और यहीं से शुरू करूंगा इसको, इस पॉइंट को थोड़ा खोलेंगे क्योंकि खेल बात उठाई, आपने देखा संसद में हम जो कांग्रेस के साथ हमने वो बात उठाई कि भाई ये कॉमनवेल्थ खेल 2030 में जो कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया जा रहा है, उसमें वैसे तो जब मेजबानी का अवसर हमारे देश को मिला था तो प्रदेश का जब चयन होना था तो केंद्र की भाजपा सरकार को चयन करना चाहिए था हरियाणा का मेरिट पर, लेकिन हरियाणा का चयन नहीं किया गया। तो कम से कम सहभागीदारी के लिए हरियाणा प्रदेश को, क्योंकि उन्होंने गुजरात का चयन किया, तो कम से कम सहभागीदारी के लिए हरियाणा प्रदेश को कंसिडर किया जा सकता था। अब मैं ये जो 5 पॉइंट हैं, इनमें से 2-3 पॉइंट आपसे थोड़ा सा डिटेल के साथ आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और हमारी 1-2 जो मांगे। खेल से मैं शुरू करता हूं। आपको पता है कि हरियाणा से आने वाले खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में देश का नाम बहुत रोशन किया है। भारत माता की झोली को हमेशा पदक लाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भरने का कार्य किया। 2006 से और आज तक ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ खेलों में जो भी कंटिंजेंट गए हैं उनमें 25% खिलाड़ी हरियाणा के, और मेडल्स में 50% हिस्सेदारी हरियाणा की। हर प्रदेश की, भारतवर्ष में हर प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सफलताएं हैं, अपनी खूबियां हैं, और उसके आधार पर भारत सरकार को राजधर्म निभाते हुए निर्णय लेने चाहिए। जब खनिज की बात आती है तो उड़ीसा का नाम आता है। जब पंजाब के गीतकार, गायक, उनका नाम दुनिया के अंदर लिया जाता है। साहित्य की बात आए तो बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर और टैगोर साहब तक साहित्यकार बंगाल के माने जाते हैं, गायक पंजाब के माने जाते हैं, उड़ीसा के खनिज का नाम आता है, गुजरात के ट्रेडर्स का की अपनी पहचान है। मगर खिलाड़ियों की जब बात आए तो हरियाणा के से आने वाले खिलाड़ियों ने भी देश के नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कम से कम खेल के विषय में न्याय संगत ये होता कि जब ये लाखों करोड़ का निवेश होगा अब अहमदाबाद में, खेल का ढांचा तैयार किया जाएगा। अगर यही खेल का ढांचा, स्टेडियम और डेवलपमेंट पे लाखों करोड़ खर्चा अगर हरियाणा में होता, हम मेरिट पे बात मांग रहे हैं, तो हरियाणा के खिलाड़ी आने वाले समय में और ज्यादा इस खेल ढांचे में, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयारी करके देश का, भारत माता की झोली भर सकते थे। आपको याद होगा ये खेलों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये बात आपको याद होगा जब एशियाड दिल्ली में हुए तो दिल्ली के विकास को 4 चांद उस समय लगी, दिल्ली को पहचान मिली। और जो कॉमनवेल्थ 2010 दिल्ली में दोबारा मेजबानी हुई तो ट्रांस यमुना और उस तरफ की दिल्ली में स्पोर्ट्स विलेज, एशियाड विलेज, दिल्ली का विकास बहुत आगे गया। आज जब ये कॉमनवेल्थ खेल की दोबारा से मेजबानी की बात आई, उस समय देश की राजधानी के रूप में दिल्ली का चयन हुआ था, लेकिन आज जब ये बात आई तो न्याय संगत रूप में हरियाणा को कंसीडर किया जाना चाहिए था। मैं केवल पिछले 2022 के कॉमनवेल्थ खेल की आपको बात बताता हूं। जो देश के मेडल आए, उन मेडल्स में से 23 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, वो 6 मेडल तेलंगाना खिलाड़ी लेके आए। गुजरात से 1 खिलाड़ी मेडल लेके आए, 23 मेडल। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे पंजाब है, 5 खिलाड़ी थे जो पंजाब के मेडल लेके आए। जब देश में ऐसी आपने पहचान आपके खिलाड़ियों की बनी हो,
तो कम से कम देश की सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य ये है कि ये लगातार हरियाणा के हकों पे डाका मारा जा रहा है। आपको पता है खेलो इंडिया के अंदर भी 3,500 करोड़ का जो खेलो इंडिया का बजट रखा गया है, उसमें एक तरफ तो देश में सबसे ज्यादा 600 करोड़ गुजरात के बाटे आया और हरियाणा के बाटे खेलो इंडिया के बजट देश के 28 प्रदेशों में सबसे कम 28वें नंबर पर मात्र 80 करोड़ आया। और हमारे खेल स्टेडियम्स की क्या हालत है, जो 481 खेल स्टेडियम, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई जिले स्तर पर खेल स्टेडियम जो कांग्रेस सरकार में, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने थे, आज उनकी क्या स्थिति है आपने देखा। हमारे खिलाड़ियों के लिए इतनी दुर्दशा हो गई उन खेल स्टेडियम्स की कि हमारे खिलाड़ियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे खेल स्टेडियम। और अभी मैंने एक अखबार की कटिंग में देख रहा था कि 2019 के बाद इन स्टेडियम्स की रिपेयर या अपग्रेड या नए स्टेडियम बना तो छोड़ो, 2019 के बाद इसकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने के लिए भी आखिरी परचेज 2019 में हुआ था हरियाणा। आप अंदाजा लगाओ कि एक तरफ इतनी दुर्दशा, ना सेंटर के बजट में, बाकी किसी बजट की बात तो हम केवल खेल बजट में, कम से कम वो देश हित में होगा। तो ये हमारी मांग है। और कल खबर आपने सारे अखबारों की हेडलाइन में खबर आपने देखी कि 2036 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कल वाराणसी में खेल महोत्सव में कि 2036 में ओलंपिक खेलों में की मेजबानी भारत करेगा। ये हम बिड कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी होस्ट नहीं तो को होस्ट के रूप में हरियाणा के कुछ शहरों को जोड़ा जाए, हरियाणा को जोड़ा जाए। और 2036 में ओलंपिक में, क्योंकि ओलंपिक अगर होस्ट करने का अवसर मिलेगा तो मैं समझता हूं कि वो बहुत गौरव हमारे देश को मिलेगा। लेकिन देश की सरकार के लिए न्याय संगत है कि इसमें राजधर्म निभाते हुए, जैसे जब खनिज की पॉलिसी आती है तो उड़ीसा का ध्यान रखा जाता है, उस रूप से जैसे मैंने कहा कि भाई जब खेल की बात आए तो हरियाणा को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा विषय जो मैं खोल के कहूंगा, आज आप देख रहे हैं जैसा कि एक धारणा बनी हुई है कि हरियाणा की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलती है। ऐसे ही कौन से रिमोट कंट्रोल से हरियाणा की सारी नौकरियां हरियाणा के बाहर जा रही हैं। हरियाणा के युवा बेरोजगारी से परेशान होकर डंकी के रास्ते विदेशों में जाके अपना भविष्य खोज रहे हैं। और हरियाणा में ग्रुप ए बी की नौकरियां देश में सबसे ज्यादा बाहर के प्रदेशों से लगा के, ये कौन सा डंका बजवाया जा रहा है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे। अभी आपने देखा 10 दिन पहले हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो 214 कैंडिडेट्स में से 185 हरियाणा के बाहर के, लगभग 80% से ज्यादा हरियाणा के। ये असिस्टेंट इंजीनियर, हरियाणा के बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं मगर असिस्टेंट इंजीनियर में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और इससे पहले भी ग्रुप ए बी की जितनी भर्तियां हुई हैं पिछले कई वर्षों में, सिविल जज की भर्ती हुई उसमें 110 में से 60 बाहर के, इरिगेशन डिपार्टमेंट की भर्ती हुई उसमें से 49 में से 28 बाहर के, इरिगेशन महकमे की असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती आई 2019 में, आपको याद होगा, उसमें से 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 ही हरियाणा के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल, एसडीओ भी हरियाणा के बच्चे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की दोबारा से दूसरी भर्ती हुई उसमें से 99 में 77 बाहर के, 80 में 2 बाहर के, आप समझ 2 हरियाणा के, 78 बाहर के। और एसडीओ इलेक्ट्रिकल की दूसरी भर्ती में से 99 में से 77 बाहर के। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हुई लेक्चरर की 153 में से 106 बाहर के। आप अंदाजा लगाओ। और ये केवल बाहर के बच्चे ही नहीं, ग्रुप ए बी की मैं बात करूं, एचपीएससी की बात करूं, ये जिन वर्गों को संवैधानिक रूप से रिजर्वेशन का
प्रावधान जिन वर्गों के लिए है उनके अधिकारों पे बहुत बड़ी चोट मारने का काम एचपीएससी कर रही है। एचपीएससी के आगे धरने भी चल रहे हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। कल वो लोग भी हमसे मिले थे। आप अंदाजा लगाएं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में जो लिस्ट आई अभी 613 में से केवल 151 अभ्यर्थियों को का चयन हुआ, बाकी सीटें खाली। डीएससी के 60 में से मात्र एक सीट पे चयन। असिस्टेंट प्रोफेसर डीएससी में 60 में से मात्र एक पे चयन। अदर एससी 60 में से मात्र 2 का चयन, बाकी खाली। कितना बड़ा हरियाणा के बच्चों के साथ ये आघात हो रहा, आप अंदाजा लगाएं। बीसीए में 85 में से सिर्फ 5 का चयन। और यही नहीं, लगातार ये जो भर्तियां हो रही हैं इसमें या तो बाहर से चयन हो रहा है या सीटों को खाली छोड़ा जा रहा है। और जो आपके चेयरमैन हैं वो जो बच्चे उनसे जाके मिलते हैं उनसे क्या बर्ताव करते हैं वो भी आज कई अखबारों में, कई सोशल मीडिया पे वो वायरल है। क्या बयान आया एचपीएससी के चेयरमैन का जो आज सारी जगह वायरल है। गांव सवेरा ने कोट किया इसको। आप स्वीकार कीजिए कि आप फेलियर हैं, ये कोट किया उनको एचपीएससी के चेयरमैन जो खुद हरियाणा से नहीं है। आपको ढंग से पढ़ाया नहीं गया, आपको लिखना नहीं सिखाया गया। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज ने आपको इस लेवल का तैयार ही नहीं किया। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज ने तैयार नहीं किया। पहली बात तो यह है कि फिर ये शिक्षा मंत्री से बात करें। हरियाणा की यूनिवर्सिटीज ने अगर तैयार ही नहीं किया है और इसीलिए बाहर से बच्चे लगा रहे हैं, खाली सीट छोड़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री से बात करें। 12 साल हो गए इनकी सरकार को। पहले तो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज देश में जो रैंकिंग देती थी केंद्र सरकार, उसमें अच्छी खासी रैंकिंग आती थी। अब वो रैंकिंग में जो पिछड़ गई। दूसरी बात, हरियाणा की शिक्षा प्रणाली पर ये जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं ये तो स्वीकार नहीं है, क्योंकि हरियाणा की इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं, देश विदेश में टॉप कर रहे हैं। हम भी इन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मैं कभी निजी बात नहीं करता, लेकिन मैं भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर अमेरिका में गया। वहाँ पर इंडियाना यूनिवर्सिटी में जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, केली स्कूल ऑफ बिजनेस में मैंने टॉप किया। और वहाँ आज भी मैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इंडियाना यूनिवर्सिटी वहाँ बुलाते हैं। मैं हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया। और आप सक्सेस स्टोरीज हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चों की हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, आप कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चों ने पूरी दुनिया में अपनी और ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा की यूनिवर्सिटी ने आपको इस लेवल का तैयार ही नहीं किया। इनको चेयरमैन बनाया हुआ है। हरियाणा की बच्चों का एचपीएससी का सिलेक्शन करने का ग्रुप ए और बी का चेयरमैन आपने हरियाणा से बाहर। तो हमारी मांग है, जैसे पहले मांग हमारी थी कि भाई जो कॉमनवेल्थ खेलों में मेजबानी मिले, ओलंपिक में मेजबानी का अवसर हरियाणा को शामिल किया जाए। दूसरी हमारी मांग है एचपीएससी का चेयरमैन 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से किसी भी काबिल व्यक्ति को बनाया जाए। क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला? तीसरी बात को जो मैं थोड़ा सा, कि हरियाणा से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, बदले में कुछ नहीं मिल रहा। जीएसटी को लेकर तो बजट सेशन में पिछले बात आई थी कि 7%, और ये जब वित्त मंत्री थे जेपी दलाल, उन्होंने भी कही थी कि 2% आबादी वाला हरियाणा, 1% क्षेत्रफल वाला हरियाणा और 7% जीएसटी कलेक्शन देश को दे रहा है, तो हरियाणा को वापस मिलना चाहिए। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। 7% जीएसटी जाती है और देश के बजट का 1% हिस्सा हमें मिलता है, यानी कि 7 रुपए जाते हैं, 1 रुपया आता है। ये तो नेशनल बजट की बात है। और अब जो हाल ही में एक और चीज पता करी कि टोल,
और बड़ा वायरल हुआ, आपने देखा हर तरह के चैनल्स के माध्यम से काफी वायरल हुआ। टोल की जहां तक बात है, देश में सबसे ज्यादा टोल वसूली हरियाणा से हो रही है और बाय फार, यह भी वही बात आई कि बाय फार, इसमें आसपास भी कोई नहीं है। मैं 2-3 प्रदेशों की तुलना कर देता हूं आपको, क्योंकि जब टोल का मैंने जब सवाल पूछा था, गडकरी जी ने जवाब दिया कि हरियाणा में हाईवेज हैं, लेकिन बहुत हाईवेज है इसीलिए टोल, लेकिन बाकी प्रदेशों में भी हाईवे हैं, और वही तुलना कर रहे हैं हम। आज मेरे सवाल पे सरकार ने जवाब दिया है कि जहां तक 2 टोल में औसत फासले की बात है, देश में उन्होंने कहा है कि ये गाइडलाइन है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कितना औसत है अलग अलग प्रदेश का उन्होंने दिया। 4 लेन 6 लेन जो हाईवेज हैं उनके टोल्स में कितना फासला है औसत अलग अलग प्रदेशों का। हरियाणा में 45, जो देश में सबसे कम। गुजरात में 200 औसत डिफरेंस, केरल में 223, महाराष्ट्र में 188। ये 2 टोल्स में औसत फासला है। गाइडलाइन ये है कि 60 से कम होना ही नहीं चाहिए, और हरियाणा में 45, और 2 ही प्रदेश है जहां औसत 100 से कम किलोमीटर के बीच में 2 टोल हैं। दूसरा अपना राजस्थान है जहां पर 100 के लगभग है। तो पहला ये। दूसरा, प्रतिवर्ष प्रत्येक किलोमीटर कितना कलेक्शन है नेशनल हाईवे का। हरियाणा में कलेक्शन है 70 लाख प्रत्येक किलोमीटर देखरेख के लिए नेशनल हाईवे का। गुजरात में 30 लाख, झारखंड में नहीं, कर्नाटक में है 35 लाख। झारखंड में तो 19 लाख है और भी कम। कर्नाटक में 35 लाख। मैं बड़े प्रदेशों से ही तुलना कर रहा हूं। महाराष्ट्र में 21 लाख। आप ये अंदाजा लगाएं कि हरियाणा में जो क्षेत्रफल, नेशनल हाईवेज की लेंथ गुजरात में, कर्नाटक में हरियाणा से 3-3, 4-4 गुना है। हरियाणा में कुल टोल गुजरात से भी ज्यादा है, कर्नाटक से भी ज्यादा है, हमारा कुल टोल भी महाराष्ट्र से भी ज्यादा। वहां पे 3-3, 4-4 गुना नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन की लेंथ है, लेकिन टोल हमारे ज्यादा है, तो कलेक्शन हमारे से ज्यादा। और ये जो मैंने बजट की और टोल की बात करी कि कलेक्शन तो हरियाणा ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब केंद्र सरकार की नीतियों से राहत देने की बात आती है तो हरियाणा को वंचित रख दिया जाता है और दोबारा से प्रदेश सरकार मूक दर्शक हो जाती है। जैसे कि आपने फ्लड में देखा, फ्लड में इस बार जब बाढ़ग्रस्त पूरा हमारा नॉर्थ इंडिया हुआ तो सरकार ने दिल्ली को, हिमाचल को, 4 प्रदेशों को फ्लड अफेक्टेड प्रदेश घोषित कर दिया, बाढ़ग्रस्त। और उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल, तीनों प्रदेशों को 1500 करोड़ की राहत दे दी। जब बाढ़ग्रस्त का मुआयना भी कराया गया तो एक ही दिन भारत सरकार का जो मुआयना था, तो एक ही दिन जो केंद्र के सारे मंत्री थे, प्रधानमंत्री जी और जो मंत्री इसमें संबंधित थे, उत्तराखंड भी गए उसी दिन, और उसी दिन उत्तराखंड से पंजाब चले गए। आप समझ सकते हो, उनके तो हवाई जहाज सीधा चला गया बीच में यमुनानगर, अंबाला, लेकिन बादल तो नहीं गए होंगे। ये कौन से बादल थे जो दिल्ली को में फ्लड ले आए, उत्तराखंड में फ्लड ले आए, हिमाचल में फ्लड ले आए, पंजाब में ले, लेकिन हरियाणा में नहीं लाए, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने मांग ही नहीं करी। और जब ऊपर से भी बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ ना, ऊपर से मदद, इनकी नीयत तो थी नहीं। 5.5 लाख किसानों ने पंजीकृत कराया क्षतिपूर्ति पोर्टल। क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं है वो किसान क्षति पोर्टल है। उसमें से कितने किसानों को मुआवजा मिला? केवल 55,000 या कितना आंकड़ा है एग्जैक्टली, 53,000 किसानों को मुआवजा मिला। वो भी कितना मुआवजा मिला, और अलग तरह तरह की बातें करके उनको किसी तरीके से मुआवजे से वंचित रखने का काम किया। कोई क्या जी, फोटो मिसमैच है,
अब एक खेत में पानी भरा हुआ है, वो केवल एक खेत में नहीं होता, वो पूरे के पूरे हमारे क्षेत्र में, मैंने इतने लगभग हर जिले का उस समय जाने का मुझे अवसर मिला, वो पूरे के पूरे गांव में हजारों एकड़ में पानी होता है। वो एक खेत को कैसे चयनित कर सकते हो कि ये पानी इसका अलग है, इसका अलग है? ये वो तो है नहीं कि भाई फोटो में बोला जी, वो जो हरियाणा की वोटर सूची में आपने देखा कोई ब्राजील की फोटो आ रही थी, कोई कहाँ की फोटो आ रही थी, वहां तो कोई उनकी वोट कटती नहीं, और यहां किसान का मुआवजा कट गया केवल फोटो लेकर कि भाई ये तो इस तरह के कहने का मतलब नियत नहीं थी देने की, ना केंद्र सरकार से मांगने की नियत है, ना केंद्र सरकार के सामने अपने अधिकारों को लेकर बात रखने की बात है। और आखिर में जो पानी को लेकर और राजधानी को लेकर जो बात चली आ रही है, उसको लेकर भी पूरी तरीके से हरियाणा के हकों को वहां भी मारा जा रहा है जब से सरकार आई है। एसवाईएल का आपको पता है, मैं सारी क्रोनोलॉजी पे नहीं जाऊंगा, केस कैसे चला, 2002-3 में फैसला आया, उस समय जो सारे सांसद थे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, हुड्डा साहब भी उसमें थे, उन्हें दबाव डाला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बात गई, और फिर अंतिम फैसला इसका 2016 में जब फैसला आया, उसके बाद एक बात हुई थी कि प्रधानमंत्री से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी कि प्रधानमंत्री जी से मिलके हम अपनी हरियाणा की बात करेंगे सारे सांसद। मैं भी लोकसभा का सांसद था उस समय, हम सब सांसद और सारे विधायक और मुख्यमंत्री जी के साथ, खट्टर साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रपति के पास भी हम सब गए थे, कांग्रेस पार्टी सारी राष्ट्रपति के पास भी गई थी और कहा प्रधानमंत्री जी मिलकर हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज तक समय ही नहीं मिला, ना समय लिया गया ना समय दिया, ये तो ये जाने। लेकिन कहने का मतलब अपनी बात रखने की भी हिम्मत नहीं है अपने केंद्रीय राजनीतिक आकाओं के सामने, बात रखने की, जायज हक की बात। एक बार चलते, जायज हक की बात तो रखते। इस बात की वजह से पंजाब इतना इन्वोल्डन हो गया कि पंजाब ने एसवाईएल की बात चल रही थी, उन्होंने पहली बार जब से भाखड़ा नांगल डैम बना है तब से लेकर आज तक पहली बार पंजाब ने भाखड़ा में ही अपना हमारा हिस्सा पिछले सीजन में, आपको पता जब पीक सीजन की बात आई, गर्मी की बात आई, तो आधा कर दिया। और उस समय भी केंद्र सरकार के पास जाने की किसी हरियाणा के भाजपा नेता, सांसद, विधायक, मंत्री ने कोई केंद्र पे जाकर पैरवी नहीं करी। हम ही कांग्रेस के सांसद गए, जब केंद्रीय जल मंत्री से हमने बात करी उस समय, तो पानी का आपको पता है, और राजधानी का आप जानते हैं कि अभी तक अलग आपकी विधानसभा का प्रपोजल की मंजूरी केंद्र सरकार ने नहीं दी। चंडीगढ़ में जो रहता है आज, वो हरियाणा की नौकरी के लिए डोमिसाइल भी क्लेम नहीं कर सकता। ये राजधानी में आज ये स्टेटस है आपकी राजधानी का। और इन पे जब प्रश्न उठाते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं। और जो मैंने कहा कि प्रोजेक्ट्स, तो मैंने बताया कि भाई एक एक करके सारे हमारे प्रोजेक्ट्स बाहर जाते रहे, जो पांचवी बात थी और अंतिम बात थी। लेकिन उनके बारे में बयान भी आज तक किसी भाजपा नेता का इतना अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि नोएडा की बजाय अगर ये एयरपोर्ट हरियाणा के मध्य में 4 जिलों का सेंटर है, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, जो महम से लेकर मुंडाल तक का जो एरिया चयनित किया गया था उस एयरपोर्ट के लिए, वो नोएडा की बजाय यहां बनता। यहां पे मंजूरी मिली हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2013 में उसकी मंजूरी दे दी थी। 2009 में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था उस एयरपोर्ट का, वो यहाँ पे बनता तो कितना फायदा होता हरियाणा की अगली पीढ़ियों को। वो भी चला गया। रेल कोच फैक्ट्री चली गई गोहाना में, जो कि केंद्रीय बजट से मंजूर थी, वो बनारस चली गई। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी चली गई। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट गए, एम्स बाड़सा चला गया, दूरदर्शन केंद्र बंद हो गया, आपका मेट्रो का 1 इंच मिली नहीं।
मगर भाजपा किसी सांसद को हमने कोई एक शब्द भी इस किसी प्रोजेक्ट के लिए पैरवी करते देखा नहीं, या भाजपा की सरकार को पाया नहीं। आज हरियाणा के हकों पर चौतरफा वार पिछले 11-12 वर्ष में भाजपा सरकार में हरियाणा के हकों को कुचला जा रहा है। हरियाणा के हकों को नजरअंदाज करके केंद्र सरकार चल रही है। हरियाणा केंद्र को देने में किसी भी चीज में पीछे नहीं है, अपना जो हरियाणा की जिम्मेदारी होती है केंद्र का, लेकिन केंद्र सरकार की जब राजधन निभाने की बात आती है तो हरियाणा को वंचित रखा जा रहा है। ये हमारा आरोप है। और हमारी मांग, जैसे मैंने कहा कि भाई बाकी तो सारी मांगे हैं ही, राजधानी की है, पानी की है, इन प्रोजेक्ट्स की है, लेकिन दो मांग जो आज हमने मुख्य रूप से कही है आपके बीच में, वो हमारी दो मांगे हैं कि हमें गेम्स के अंदर को होस्ट बनाया जाए और एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत बदला जाए और किसी हरियाणा वासी को एचपीएससी का चेयरमैन लगाया जाए। ये हमारा आज विषय। अच्छा, एक बात मनरेगा को लेकर, ये एक हमारा विषय। अब मनरेगा में वही कि क्योंकि केंद्र की जब बात आती है, जैसे मैंने कहा कि भाई किसानों को राहत की बात आई तो केंद्र से कुछ नहीं मिला, ऐसे ही मनरेगा में जो हमारे एक सांसद वरुण जी ने प्रश्न उठाया लोकसभा में, उसका जवाब मिला कि मनरेगा की जहां तक बात थी, जो स्कीम जो अभी बदलाव किया इससे पहले क्या स्टेटस था, हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने मनरेगा में पंजीकृत होकर ये मांग करी, 8 लाख मजदूरों ने, कि हमें 100 दिन का रोजगार मिले, जिनमें से पिछले वर्ष 2024 में मात्र 2100 मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला। आप समझ सकते हैं, जब ये स्कीम थी बजट ले सकते थे, डिमांड ड्रिवन स्कीम थी ये, केंद्र से बजट आप ले सकते थे, मगर केंद्र से बजट ही नहीं लिया हरियाणा सरकार ने पहले ही। हरियाणा के अंदर तो स्कीम को पहले ही हरियाणा सरकार की बेरुखी की वजह से इतनी बड़ी कटौती को सहना पड़ा। और अब जो नया प्रावधान आया उससे तो मनरेगा के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार 90% मटेरियल और 100% लेबर का बजट देती थी, अब दोनों का 60-40 देगी। तो अब हरियाणा सरकार को या प्रदेशों की सरकार को अपना इसमें बजट बढ़ाना पड़ेगा। नाम तो बदल दिया केंद्र की सरकार ने, यही हमारा विरोध है, नाम तो बदल दिया लेकिन काम खत्म कर दिया। केवल नाम में विश्वास रखते, काम में विश्वास नहीं रखते भाजपा वाले। काम खत्म कर दिया, मनरेगा काम खत्म पहले ही काफी हद तक हरियाणा में। और अब इसके बाद जो अस्तित्व है इस स्कीम का, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि बजट ही कम कर दिया, बजट से पीछे हाथ खींच लिया केंद्र ने, नाम बदल के बजट पीछे। तो ये हमें मनरेगा को लेकर इसीलिए ये आपत्ति है। और मनरेगा के मजदूरों की अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल इस बारे में आपको जानकारी दे ही दी थी कि हम एक विस्तृत कार्यक्रम के माध्यम से सड़क पे आके ये लड़ाई लड़ेंगे। सदन में, संसद में हमने लड़ाई लड़ी थी जब ये नई योजना लेके आए थे। अब हम सड़क पर आकर हर मजदूर तक पहुंचकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी कल आपको दे ही दी गई थी। तो ये है, इसमें मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी कहा है कि हम भ्रम को दूर करेंगे। ये जब भाजपा वाले अगले ही दिन ये कहें कि भ्रम को दूर करेंगे तो समझ जाना चाहिए, किसान आंदोलन जब हुआ था आपको याद होगा, उससे पहले जब 3 कृषि कानून आए थे, तो 3 कृषि कानून जब लेके आए थे और विपक्ष ने आपत्ति जताई थी, तो अगले ही दिन भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कल भी सारे मुख्यमंत्रियों ने की है, पूरे देश में की है, क्या ऊपर से कराई गई है, उसी तरीके से कहा था कि हम भ्रम को दूर करेंगे। मगर वो अल्टीमेटली सरकार, आंदोलन हुआ, किसान को जब सच समझ में आई तो सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। ये जो भ्रम को दूर करें, तो ये आप समझ सकते हैं, ये भाजपा जो है ये बहुत, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी भी लोग इनको मानते हैं। तो भ्रम तो असली तो सबको पता है कि भ्रम तो ये
फैलाते हैं, इनका काम ही है, इनका काम ही है। बजट आप पीछे कर रहे हैं और कह रहे हैं भ्रम को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री जी बताइए जो प्रश्न, और कह रहे हैं एक और बात मुख्यमंत्री जी ने कल कही, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले जो हैं ये कह रहे हैं मनरेगा तो हम बहुत काम कर रहे हैं मनरेगा में, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कमजोर कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया था वरुण जी के प्रश्न का, ये किसी देश के किसी कांग्रेसी ने नहीं दिया था, केंद्र के मंत्री ने दिया था। जो मोदी सरकार के, भाजपा सरकार के केंद्र के मंत्री ने जवाब दिया था। तो वो जवाब के बारे में क्या कहेंगे? मंत्री की रिप्लाई। और आपको याद होगा कि इसमें भी हमारे जो जयप्रकाश जी हैं, जब ये मनरेगा में नाम बदलने की बात आई और जब सारी बात समझी गई कि सबसे ज़्यादा अन्याय हरियाणा के मजदूर के साथ हो रहा है, तो मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई हमारे नेता विपक्ष राहुल जी का, कि पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से जब शिवराज जी ने ये बात कही तो शिवराज जी को जवाब देने के लिए लोकसभा में चयनित किया गया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जयप्रकाश जी जवाब देंगे। आपने देखा होगा वो भी डिबेट, जब जी राम जी की बात आई थी और ये जो बिल सरकार लेके आई तो जवाब दिया गया। और उसमें मेन उसमें बात ये रखी गई कि सबसे ज़्यादा हरियाणा के साथ बात हो रहा, तो इसीलिए हम जो देश के इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये बोलेंगे, जयप्रकाश जी बोलेंगे, तो उस समय बोला गया। तो आपने देखा, तो मनरेगा में ये है, तो मनरेगा को लेकर भी हम बात रखेंगे। बाकी कोई आपके प्रश्न हो, हमारा तो जो विषय है। देखो अब ये बात है, जहां तक मजदूरी की बात है, सबसे ज़्यादा जो मजदूरी है वो हर प्रदेश की जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार की सिफारिश से आती है। वो कौन से सन से हरियाणा में सबसे ज़्यादा है? क्या वो 2009-10 से देश में सबसे ज़्यादा है? पहली बात। दूसरी बात, कितने मजदूरों को मिल रही है? जब हमारी सरकार थी तो देश में सबसे ज्यादा भी थी और देश में सबसे ज्यादा मजदूरों को मिलती भी थी। अब तो वो बात है कि जो आप बुलेट ट्रेन की सवारी कर रहे हो, आप स्मार्ट सिटी में जी रहे हो, तो वही बात है, कहने से नहीं है। अब वो मजदूरी पहले डिक्लेयर भी होती थी, मिलती भी थी, और अब जवाब वरुण जी का जो जवाब था मंत्री जी का, उसने साबित कर दिया कि मिल नहीं रही। 2100 मजदूरों को मिल रही है। 8 लाख मजदूर जो जैसे क्षतिपूर्ति पोर्टल पे कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में हम किसानों को मुआवजा देंगे। 5.5 लाख किसान पंजीकृत करा रहे हैं मुआवजे के लिए और केवल 53,000 किसानों को वो मुआवजा मिल रहा है। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ है, यही भाजपा है। दीपेंद्र जी, और एक ये आपने देखा वो वित्त साहब के महकमे में 1500 जो घोटाले का मजदूर घोटाला, और हर जिले के अंदर ये घोटाला हुआ है। अभी तक जो है कुछ जिलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये तो कितना बड़ा घोटाला मजदूर के नाम पे खा गए। आपने देखा जो एक बहुत बड़ा घोटाला आया था, जो स्कॉलरशिप मिलती थी एससी स्टूडेंट्स को, वो बीच में खा गए। तो दिखाना है कुछ और है। मनरेगा कह रहे हैं कि जो है इतना मिल रहा है, लेकिन कितने को मिल रहा है? वो 2100 को मिल रहा है। मनरेगा एमएसपी घोषित कर दो, एमएसपी की हम इतने फसलों पे एमएसपी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के किसान से, क्या धान की एमएसपी मिली इस सीजन में? क्या बाजरा की एमएसपी मिली इस सीजन में? क्या कपास की एमएसपी मिली इस सीजन में? आप कुछ लिखो। लेकिन मैं सरकार से नहीं, हरियाणा किसान से सवाल पूछता हूं, क्योंकि किसान के दिल को पता है कि ना धान की मिली, ना नरमा की मिली, ना बाजरा की मिली, ना मूंग की मिली। कोई एमएसपी और ऊपर से आए। अब केंद्रीय गृह मंत्री आए, केंद्र से आए और कहें कि भाई मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी, 24 फसलों की सबको एमएसपी दिलवा गए। अब उनके कहने से तो नहीं मिली ना एमएसपी। एमएसपी तो जिसको मिली वो बता सकता है। तो ऐसे ये मनरेगा वाली बात भी
कितने मजदूरों को मिली वो बताने की बात है। ये प्रश्न दीपेन जी ये सवाल था कि सरकार ने मनरेगा वाले की योजना में जो बदलाव किए हैं उससे आपको आपत्ति है जो या फिर जो नाम में बदलाव किया है जी राम जी उससे? देखो, हमारी आपत्ति दोनों ही है। योजना में क्या आपत्ति, मैंने बता दिया कि बजट घटा दिया 60% डिमांड कर दिया। पहले केंद्र सब 100% देती थी लेबर का कंपोनेंट, अब 60%। तो केंद्र ने अपना हाथ खींच लिया कि प्रदेश दें। प्रदेशों में गुंजाइश है नहीं। हरियाणा के अंदर आप देख रहे हो, ये किसी जो स्कीम अपनी घोषित की स्कीम जो अपना 2100 वाली स्कीम जो लाडो स्कीम है वही आपने देख रहे हो, कर नहीं रहे। तो इनके पास गुंजाइश है नहीं, तो बजट कम कर दिया, केंद्रीकरण कर दिया, ऊपर से फैसला होके आएगा। पहले था डिमांड ड्रिवन, जो प्रदेश मांगेगा वो प्रदेश को मिलेगा। हरियाणा तो पहले ही नहीं मांग रहा था, जिसका उदाहरण आया। तो अब दूसरा नाम की जहां तक बात है, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सभी नामों से भाजपा को कुछ एलर्जी है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानियां दी उनसे भाजपा को एलर्जी है। ये भाजपा बार बार साबित करती है। आपने देखा, हमारे महापुरुषों से एलर्जी है। क्या करोगे आप? दीपेंद्र जी क्या कर, एक बार राज्यसभा में खड़े होके केंद्रीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अंबेडकर जी को भगवान क्यों मान रहे हैं, बना रहे हैं। जहां जिस स्कीम में नेहरू जी का नाम था जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसका नाम अमृत योजना कर दिया। आपने देखा जो राष्ट्रगीत हमारा, उस पर जो बहस हुई, आपने वो देखा, उस पर बहस हुई। आपने देखा नेशनल हेराल्ड पे सारे हमारे नेताओं को, क्योंकि नेशनल हेराल्ड देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ अखबार था। ऐसे समय चलता था जब अखबार निकालने वालों को, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलने वालों को सजाएं मिलती थी। उसको आपने देखा। तो महात्मा गांधी जी का जो नाम था वो क्यों, मगर नाम है उसके साथ काम, हमें दोनों चीज़ों गांधी जी का नाम भी रहना चाहिए और जो स्कीम है उसको बढ़ाना चाहिए, उसको घटाना नहीं चाहिए। दीपेंद्र जी, सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि नाम तो कांग्रेस के टाइम पे भी बदले गए। जवाहर रोजगार योजना थी, नरेगा था, उसके बाद मनरेगा किया गया। आपत्ति राम के नाम पे है, जबकि महात्मा गांधी देखो, का एक इसमें बताता हूं। ये आप ये देखो, आप रखो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान राम का नाम आप लो तो थोड़ा आदर से तो लो। ये क्या जी वी बी जी राम जी, तो भगवान राम का कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है? भगवान राम भी सोचते होंगे मेरा कैसा नाम, अगर वो नाम अभी तक के अधिकृत तौर से अगर वो कह रहे हैं कि उनके नाम से स्कीम है, तो ये जो है, आप बताओ, ये आप खुद बताओ, ये नाम के अगर रखने की मंशा है तो भगवान राम का नाम आप ऐसे तो नहीं लोगे। आप लेते हो क्या भगवान राम का नाम? आप जी भी राम जी नाम से कहते हो क्या? भगवान राम का नाम भगवान राम है भाई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उस रूप में नाम लिया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है कि भगवान राम का नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए, दीपेंद्र जी आदर से लिया जाना। दीपेंद्र जी ये बताइए कि कांग्रेस के हरियाणा से 5 सांसद हैं आपके, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं 2, और आप भी कई बार के सांसद रहे। कई बार आपने विरोध प्रदर्शन किए खेलों को लेके, वायु प्रदूषण को लेके, हरियाणा के हिस्सेदारी को लेके। तो इन सारे प्रदर्शनों में एक सांसद आपके नज़र नहीं आते। और जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें भाजपा के लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की थी। तो इसको सब आप कैसे देखते हो सर? ऐसा है कि पूरी तरीके से जो आज मैंने विषय बताए हैं इनको लेकर एकजुट है, और जहाँ तक कौन कहाँ दिखता है वो आप नज़र उठा के देखो। गुड़गांव में जब भाजपा का प्रोग्राम होता है तो जब जो है आप इनके केंद्रीय मंत्री आते हैं तो कभी वहाँ के जो हमारे सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री वो नहीं दिखते। कभी फरीदाबाद में जब होता है तो वहाँ तो केवल 10 मिनट के आगे पीछे नहीं दिखते। विपुल गोयल जी और कृष्णपाल जी, आप उनका भी देखो, वो तो 5 मिनट में आगे पीछे। तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है।
और हम सभी आपस में जो है इन विषयों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। बाकी बीजेपी का भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालो। वो एक दिन थोड़ी देर 1-2 घंटे खबर चली कृष्णपाल जी की, विपुल जी की। एमपी साहब, जिस हिसाब से आपने रिप्लाई दिया है, एमपी साहब आप जो कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी, विपुल गोयल जी, इसका मतलब तो आप एडमिट कर रहे हैं कि गुटबाजी जी कांग्रेस में भी है, मतलब बीजेपी की तुलना के साथ। ऐसा हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस तो एकजुट है। हम ये कह रहे हैं कांग्रेस एकजुट है, मगर पत्रकारों को बीजेपी के अंदर जो बातें चलती हैं उसको कवर ना करने के लिए एकजुट नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को उनको कवरेज देनी चाहिए, हम ये कह रहे थे। हम तो कांग्रेस तो एकजुट है। आपको क्या पता? एक बात कही थी आपके, एक बात रखी थी हमने शुरू में कि हरियाणा के हकों को मारा जा रहा है और भाजपा की हरियाणा की सरकार गूंगी बनी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन हम गूंगे नहीं रहेंगे, हम मूक दर्शक नहीं रहेंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये एक एक बात जो आपकी कही, ये लड़ाई लड़ेंगे। आप बताओ, सारे पत्रकार हो, आप बताओ क्या कॉमनवेल्थ में मेजबानी में हरियाणा को हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? आप बताओ, आप सर्वे कराओ हरियाणा में लोग क्या चाहते हैं। तो आपको नहीं ऐतराज तो ठीक है, ये लिखो हमारी खबर। हम लड़ेंगे तो हाँ भाई, मनरेगा का तो हमारा कार्यक्रम आ गया। हम देखो हर तरीके, संसद से लेकर सदन से लेकर सड़क तक अपनी ये जो सारी मांगे हैं हमारी, इन मांगों को लेकर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज ये जो हक हरियाणा के मारे जा रहे हैं, इनके 5 उदाहरण आपको दिए और ये 2 मांग रखी, खेलों की मांग रखी और एचपीएससी की मांग रखी। दीपेंद्र जी खाने के लिए दीपेंद्र जी आखिरी ले लो जो भी है जिसके पास माइक है, और उसके बाद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से लास्ट ले लेते। 5 इशू उठाया और जी राम जी को लेकर के आप जो है गांव-गांव तक जा रहे हैं, क्या वोट चोरी को लेकर के भी आप गांव-गांव गए थे या बंद हो जाएगा? नहीं बिल्कुल आगे भी चलेगा? वो सारे चलेंगे, इशू एक साथ चलेंगे। वोट चोरी को भी लेके पहले हमने रैली भी करी, गांव-गांव गए और रैली भी करी। तो आप सबका धन्यवाद एक बार फिर। और